नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, सबसे पहले हेमंत जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। जो बड़ी खबर अमेरिका से मिल रही है, लगातार अमेरिका की तरफ से अब सैन्य विमानों में अप्रवासी जो हैं, अवैध प्रवासी उनको कहें, अवैध प्रवासी जो भी हैं अलग अलग देशों को, उनको ठूस ठूस के ले जाकर के उनके देश में उतारा जा रहा है, कहिए फेंका जा रहा है। मैक्सिको ने एक कड़ा कदम उठाया। विमान उड़ने वाला था, लेकिन उसको उतरने की परमिशन मैक्सिको ने नहीं दी। ट्रंप साहब का मुंह मैक्सिको के सामने बस जरा सा रह गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री ने जो लहजा था हिंदी में, उसके लिए बस एक शब्द है, कोट अनकोट, ढंग से रहो। चीन की विदेश मंत्री ने कहा ढंग से रहो अमेरिकन विदेश मंत्री को। लेकिन इस सब के बीच जब कुछ देश चीन को मुंहतोड़ जवाब, अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार दिख रहे हैं या देते हुए दिख रहे हैं, अब ट्रंप का बेटा मैदान में आ गया है। क्या यही डेमोक्रेसी है? अमेरिका की डेमोक्रेसी भी क्या अब अपने पतन के तरफ अग्रसर है? अब दुनिया को धमकी देने वाले ट्रंप के बेटे दुनिया को धमका रहे हैं। कहीं ये धमकी तीसरे विश्व युद्ध के तरफ तो दुनिया को नहीं ढकेल देगी? कई सारे सवाल हैं। मैं आपको ट्रंप के बेटे का ट्वीट भी दिखाऊंगा। दरअसल वो हेमंत जी ही दिखाएंगे जब वो उसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सीधा सवाल, ये ट्रंप के बेटे जो हैं सुपुत्र, ये किस हैसियत से दुनिया को धमका रहे हैं हेमंत जी? क्या आशीष हैसियत? भाई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सी स्थिति है, जैसा आपने कहा ना, कि आप एक लोकतांत्रिक देश का छलावा करते हैं दुनिया के सामने। कभी राष्ट्रपति जो है अपने चुनाव के ऑफिस लेने से पहले, चयन के तुरंत बाद दुनिया को धमकाने लगते हैं, बनते ही धमकाते हैं। एलन मस्क लगातार धमका रहे हैं। थोड़ी सी कसर बची थी अमेरिका में परिवारवाद वगैरह। आपको पता है, परिवार ज्यादातर आमतौर पर सक्रिय राजनीति में उस तरीके से, या धमकीबाजी में तो बिल्कुल, विवादों में तो क्यों ही आना है किसी को। ये पहली बार है कि एक जो परिवारवाद होता है, एक दादागिरी होती है परिवार के नाम पर, और एक माफियागिरी होती है। तो ये जो आज जो इन्होंने किया है, एरिक ट्रंप है ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली पत्नी थी इवाना ट्रंप, उनके तीसरी संतान है और दूसरे बेटे हैं। एक बीच में बेटी है इवांका, जैसे आप जानते हैं। तो ये दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे नंबर 3 पे है। इन्होंने आज जो कुछ कहा, आज सुबह सुबह इन्होंने ट्वीट किया, ठीक, और पूरी दुनिया को ब्लैटेंटली धमकी दी। मैं चाहूंगा आप एक बार साथियों को दिखा दें, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन तो करेंगे ही हम। तो ये ट्वीट इन्होंने किया पहले, ट्वीट दिखाइए, ट्वीट पढ़ भी देंगे हेमंत। इसमें वो कह रहे हैं, एनी एंड ऑल हु डेयर टू डिफाई द अमेरिकन गोल्डन एज, ऐसा कोई भी व्यक्ति या वे सभी जो अमेरिका के सुनहरे दौर में हमारी बात को डिफाई करता है, यानी कि नहीं मानता है, हीड दिस वार्निंग, ये चेतावनी समझ लो, यू विल लूज, आप हार जाएंगे। टो दी लाइन, टो की स्पेलिंग गलत है, या TOW है, जबकि TOE होना चाहिए। टो दी लाइन, और वी विल रन यू डाउन, या तो हमारी बात मान लो या तो हमारे पीछे आ जाओ, वरना हम आपको कुचल देंगे। द ग्लोव्स आर ऑफ, दस्ताने निकल चुके हैं, एंड वी आर नॉट प्लेइंग अराउंड दिस टाइम, और इस बार हम खेल नहीं रहे हैं। फॉर नाउ, अब इट्स टेरिफ्स, अभी ये केवल टेरिफ का मामला है, बट ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए, वी कैन एंड विल डू सो मच वर्स, हम कर सकते हैं और हम करेंगे बहुत ज्यादा खराब। कल्पना कीजिए, ये भाषा एक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की है। किस हैसियत में, क्या है वो? मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे कि वो क्या है, तो दर्शकों के लिए बताना भी बहुत जरूरी है कि वो क्या है। मूल रूप से वो अपने आप को, जो उनका बायोडाटा आप पढ़ेंगे, तो वो एक अमेरिकी व्यापारी है, अपने पिता की तरह, अमेरिकन रियल्टर जिसको बोलते हैं, जो रियल्टर जो प्रॉपर्टी का इसका काम करते हैं, बड़े रियल्टर। उसके बाद वो एक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को, फिर वो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। क्या समाज सेवा कर रहे होंगे इस भाषा से आपने समझ लिया होगा। और तीसरे नंबर पे वो अपने पिता की तरह ही रियलिटी टीवी के जो शोज वगैरह होते हैं उसके प्रेजेंटर है। ये है एरिक ट्रंप का परिचय। अब उन्होंने जो कुछ ये किया,
ये क्यों किया, और फिर वो ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ गया। 20 मिनट के अंदर ट्वीट डिलीट हुआ, लेकिन पूरे परिवार की तानाशाही मंशा बिल्कुल स्पष्ट होती है इससे। आप दुनिया के दादा नहीं है ना, आप कोई माफिया गैंग नहीं चला रहे कि आप ऊपर बैठे हैं ट्रम्प साहब और पैर हिला रहे हैं और उनके एक इशारे पर दुनिया नाच रही है, तो संभव नहीं। और आपने जो इस बार जो कुछ, जब से ट्रम्प ने ऑफिस ग्रहण किया है, जब शपथ ली है, तब से लेके आप अब तक का घटनाक्रम देखिए आशीष भाई, आपने दुनिया के इतिहास में कभी इस तरह की चीज देखी नहीं होगी। पहली बातचीत अमेरिकन विदेश मंत्री की और चाइना के मंत्री की हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री की घोषित नीति है, जो ये व्यक्ति बने हैं, वो चाइना के एंटी रहते हैं, और 2 साल पहले तक तो उनकी चाइना में उनके ऊपर सैंक्शंस थी, वो चाइना में जा भी नहीं सकते थे। तो ट्रंप ने जानबूझ करके उस व्यक्ति को विदेश मंत्री नामित किया। पहली बातचीत जब आप किसी से भी करते हो तो एटिकेट्स और मैनरिज्म होते हैं डिप्लोमेसी के, एक सभ्यता, लोकाचार होता है। उसमें उन्होंने कथित तौर पर हेडमास्टरी की चाइनीज विदेश मंत्री के साथ। चाइना इनकी सारे खेल को समझ चुका है और वो झुकने वाले हैं नहीं। आपने तो बहुत नरम शब्द प्रयोग किया, असली जो उसका मतलब देखेंगे ना आप, जो वो भाषा थी डिप्लोमेसी की, पहली बात तो ये भाषा ही नहीं होती जो इन्होंने किया या उन्होंने किया। तो आपने कहा दायरे में रहो, ये बहुत बहुत पॉजिटिव शब्द है, उस तरीके से एक क्वेश्चन की बात कह ली। हकीकत में जो उन्होंने कहा औकात में रहिए। उसका जो ओवरटोन होता है ना डिप्लोमेसी में, आमतौर पर कड़वी भाषा नहीं बोली जाती, लेकिन जो उसका असली ओवरटोन था, एक होता है शब्द जो आपने कहा, अरे उसको मैंने कैसे लिया, तो उसका मतलब यह था कि आप अपनी औकात में रहिए, जो करना है कर लीजिए, जाइए। तो पहली बातचीत के अंदर, अच्छा अभी कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं, किस बात पे धमकाओगे? आप नए नए बड़े हो, पहली कार तो कर्टसी काली होती है, सो मेनी पीपल कॉल यू, सो यू कॉल सो मेनी पीपल, इस तरह की चीज होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो पहली ही बातचीत में उनके साथ। दूसरा, कोलंबिया का ले लीजिए या मेक्सिको का लीजिए, हिंदुस्तान का ले लीजिए, हिंदुस्तान तो चलो उस खाते से ही बाहर, हमने तो खुद ही सरेंडर कर दिया जाके बिना बुलाए, तो वो एक अलग पक्ष। वो दोनों देश हैं, आपके पड़ोसी हैं, वहां के अवैध प्रवासी भी है, सारी बात ठीक है। आप किसी अवैध प्रवासी को दूसरे देश में भेज रहे हैं, उसकी डिटेल्स भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? भाई ये जहाज आ रहा है, इसमें कौन लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, तभी तो आपके जहाज उतरेगा, तभी तो वो लोग लिए जाएंगे। या आप इतने बड़े दादा हो गए हैं कि आपका सैन्य विमान, सामान्य विमान नहीं है, पैसेंजर विमान नहीं, सिविलियन विमान नहीं है, सैन्य विमान C-17 ग्लोमास, वो आप उनके यहाँ भेज रहे हैं, और उनको ये नहीं बता रहे कि इसमें कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है। कोई देश जो संप्रभु राष्ट्र है वो क्यों अलाउ करेगा अपने यहाँ? उन्होंने नहीं किया। 2 मिनट में इतना छोटा सा देश जो सदा से अमेरिका का पड़ोसी और एक पिछलगू, अगर इस अवैध प्रवासी की बात छोड़ दीजिए, वो तो किसी बहुत सारी चीजें नियंत्रण से बाहर भी होती है, मानवीय नियंत्रण से, चले गए, क्या करोगे? कोई मना तो नहीं कर रहा लेने से, लेकिन आपका जो व्यवहार है दादागिरी का, उसको कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? तो उन्होंने आपकी फ्लाइट को अलाउ नहीं किया, परमिशन, जाइए आप, घूमता रहा, जहाज चला गया वापस। आपने उनके ऊपर टैरिफ ठोका 25%, उन्होंने आपके ऊपर 50% ठोक दिया। अमेरिका क्या करना चाहता है? अपनी जो थोड़ी बहुत बची खुची है, जो सो कॉल्ड सुपर पावर की, उसको भी गवा देना चाहते हैं। पहला ही ना चाइना ने दिखा दिया, दूसरा कोलंबिया ने दिखा दिया, तीसरा मेक्सिको ने दिखा दिया, और कितनों से भी देखा जाना बाकी है। क्योंकि जो गंभीरता होनी चाहिए अमेरिकन राष्ट्रपति के अंदर या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के अंदर, वो इन्होंने पहले दिन शपथ लेने से पहले ही गंवा दी। जिस दिन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तब से इनकी बोलचाल का लहजा, भाव भंगिमाएं और भाषा का स्तर 24 घंटे धमकी के स्तर पर। ये होता है क्या कभी? अच्छा, एलन मस्क, हुई ही, तुम अपने इंटरनल खर्चों को कम घटाने बढ़ाने वाले कुछ लगा दिए गए हो वहां पर, तो आप अमेरिका में कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, हम 51वां स्टेट कनाडा बना देंगे, जर्मनी में ये होना चाहिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री खराब है। हुई एलन मस्क, तुम व्यापारी हो, अपना व्यापार करो। उससे भी कसर पूरी नहीं हुई तो एरिक ट्रंप आ गए। बताइए आप, भाई कौन से अधिकार, कौन सी ताकत, कौन से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति का बेटा एक व्यक्ति को नहीं, आशीष भाई, मुझे धमकी दे दी, आपको दे दी, ऐसे नहीं, ही इज थ्रेटनिंग द होल वर्ल्ड। हाँ, ही इज सेइंग वन एंड ऑल। इमेजिन, तुम क्या हो भाई? तो ये जो इस तरह की चीज है, मैं आपको जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, हमने बहुत लंबी बातचीत की थी उस दिन, याद होगा आपको, मैंने उस दिन कहा था कि ये अराजकता फैलाने आए पूरी दुनिया के अंदर। खुद तो अराजक है ये सारा, ये पूरी दुनिया में अराजकता फैला करके, असामान्य हालात पैदा करके
और उसका आर्थिक लाभ और सियासी लाभ लेना चाहते हैं अपनी लोकल ऑडियंस के जरिए। कि देखिए ट्रंप ने आते ही, ट्रंप जैसे अपने यहाँ 56 इंची है ना एक, बिल्कुल सेम लाइन वही। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये पिछली बार 4 साल राष्ट्रपति रहे थे, इन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम किया, लेकिन अमेरिका के लिए ठीक रहे थे। चाहे वहां के रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए आप, चाहे वहां की आर्थिक सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका तो एक विशुद्ध तौर पर व्यवसायी राष्ट्र है, टेक्नोलॉजी के सारे चलते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो नोटबंदी करोगे वो भी देश का सत्यानाश होगा, जितने काम करोगे, लॉकडाउन करोगे उसमें काम खराब होगा, जीएसटी लाओगे उसमें बेड़ा गर्क होगा। उसने वैसा नहीं किया। लेकिन इस बार वो पूरी दुनिया पे कभी टैरिफ की धमकी दे करके, कभी और। आप मुझे एक बात बताइए, आप कितना टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये आपकी नीति हो सकती है, आर्थिक नीति है टैरिफ। क्या टैरिफ जो है दुनिया को कुचलने का हथियार हो सकता है क्या? ये तो पिता पुत्र और एलन मस्क वही कर रहे हैं। जब टैरिफ लगा देंगे, लगा दो भाई, जाओ। तुम 25 लगाओगे, अगले को 50 लगाना नहीं आता, लगा दिया उन्होंने। तो ये जो सारा सूरत हाल है, पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जूनियर थे, बड़े एक्शन में रहते थे। और नैतिकता के भी इश्यूज हैं इसमें, जो जनता को, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। आशीष जी, दोनों भाई जो है बेसिकली कुछ ऐसी चीजें करते रहे हैं पिछले कार्यकाल में भी, जैसा आपने देखा था, कुछ चीजों पे प्रतिबंध होता है नैतिकता के आधार पर, शपथ की कुछ कंडीशंस भी होती है पूरी दुनिया में, वो यहाँ भी होती है, मानदंड होते हैं कुछ के, जो सरकार का राष्ट्र प्रमुख है उसका परिवार क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, डूज एंड डोंट्स टाइप की चीज, ये यस ये नो। ये दोनों क्या करते हैं, ये विदेशों में रियल्टी सेक्टर में निवेश करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी और एरिक भी। दूसरे देशों की सरकार से अपनी यूएस की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कराते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली बैन है, बहुत स्ट्रिक्टली बैन है। लेकिन ये पिछली बार भी इन्होंने लगातार किया था, उसके कारण विवाद भी हुए थे। तब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का नाम आया था, डोनाल्ड जूनियर जिसको बोलते हैं। इस बार ये धमकियों पे उतराए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा सीन है, अमेरिका के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप, पिछली बार आपको ध्यान होगा, बेटी इवांका ट्रंप उनकी मेन एडवाइजर थी, दामाद उनके जेरेड कुशनर थे, उनके समधी भी कुछ एम्बेसडर वगैरह है। तो मतलब परिवारवाद इस तरह का अमेरिका ने कभी उस तरीके से नहीं देखा, सिस्टमेटिक। तो वो चीज भी कर रहे हैं। इससे जो इनकी आज की जो भाषा है एरिक ट्रंप की, आप उसका ओवरटोन देखिए, क्या उसके अंदर जो उसके अंदर समाई हुई तानाशाही प्रवृत्ति है वो आपको दिखाई नहीं देती? कंप्लीटली जो भाषा है वो तानाशाह की भाषा है। वो व्यक्ति को नहीं, दुनिया के देशों को और सारे नागरिकों को, कंप्लीट पूरी मानवता को खुलेआम धमकियां दे रहे। दुनिया कहां जा रही है? इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, दर्शक साथियों को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि केवल हिंदुस्तान नहीं, केवल चाइना नहीं, केवल पुतिन नहीं, अमेरिका भी तमाम उन रास्तों पर चल पड़ा है जिसकी उससे अपेक्षा नहीं की जाती। एक सो कॉल्ड एडवांस सोसाइटी, एक सो कॉल्ड सुपर पावर, सो कॉल्ड जिम्मेदार पावर, कहने को है नहीं लेकिन जिम्मेदार पावर। अब जो सारे सूरत हाल है, ये पूरी की पूरी स्थिति अराजकता की तरफ मुझे बहुत तेजी से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात इसमें है जो मैं अभी, आपने भी चर्चा में किया, कोलंबिया, मेक्सिको, चाइना, इवन कनाडा का आपने नाम नहीं लिया, कनाडा का भी नाम अब जरूरी है। ट्रूडो, जिनको 51वां स्टेट बना रहे थे कनाडा को, ट्रूडो ने टैरिफ पर बहुत तगड़ा पलटवार किया है, कहा है कि 25 लगाओगे तो हम 50 लगाएंगे। और कनाडा एक बड़ा जो है खनिज संपदा में बहुत संपन्न राष्ट्र है, बहुत संपन्न है। यूरेनियम वगैरह दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। बहुत सारी ऐसी खनिज संपदा है जो मतलब रिच मेटल्स, वो सिर्फ कनाडा मतलब प्रोड्यूस करता है और सबसे बड़ी मात्रा में करता है। और अमेरिका सबसे बड़ा उसका खपत करता है। तेल अमेरिका में जितना रोज की खपत है, उसका एक बड़ा हिस्सा कनाडा देता है, बड़ा हिस्सा देता है। तो कहा कि हम भी लगा देते हैं टैरिफ। अब दोनों टैरिफ अगर दोनों लगा देंगे 25 के बजाय 50, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अमेरिका में? कितने दिन चलेगा ये मागा का फीवर? कब बुखार कब तक रहेगा? उतरेगा या नहीं उतरेगा? और एक बात और इसी में जोड़ दूं, एक सवाल का ही एक सप्लीमेंट्री, कि कोलंबिया, मेक्सिको, कनाडा, चाइना, ये सब तो जो है जवाब देने को खड़े हो गए हैं, लेकिन ट्रंप पर फर्क नहीं पड़ रहा है, बेटा भी मैदान में है। क्या ऐसा नहीं लगता जब मोदी जी आएंगे जवाब देने, तब ट्रंप के पांव थर थर कांपेंगे?
ये वाला थोड़ा-सा क्लियर करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ गोदी मीडिया को भी लाइन मिल जाए, थर-थर काँपे ट्रम्प, पाँव घुटने हिल गए, घुटने टूट गए टाइप, जूता निकल गया। देखिए आशीष भाई, इस सवाल का जवाब तो वो जो आपके आप वाले एंकर है, जो जो रवाडा मीडिया वाले जो है, इसका जवाब मैं और आप तो दे नहीं सकते। और ये भाषा तो हमारी है भी नहीं, थर थर तो यही कपा सकते हैं, रोज कपा के सोते हैं। ये नहीं पता किसके कांप रहे, ये भी नहीं पता हमें तो। चलिए खैर, जो इसमें सबसे बुरी बात है ना, जो इनके सबसे पुराने एलाइज हैं, उनके साथ ट्रम्प ये कर रहे हैं। ब्रिटेन से पुराना उनका कोई एलाई नहीं है, ऑल टाइम हाँ। ऑल वेदर फ्रेंड है। कनाडा उनका ऑल वेदर फ्रेंड है। पूरा यूरोप बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, पहले बाइडेन की नीतियों ने और अब ट्रंप की धमकियों ने। बाइडेन ने क्या किया था आपको याद दिला दूं। जो यूरोप है वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, आपको पता है, और वो सारे के सारे रशियन गैस के ऊपर निर्भर थे। बाइडेन ने जब यूक्रेन का उनका युद्ध शुरू हुआ तो बाइडेन ने सैंक्शंस लगा दी। तो जो गैस आती थी, सस्ती गैस आती थी रशिया से, उसके दाम आज 2 से 3 गुना बढ़ गए। कीमत कौन अदा कर रहा है? वहां की जनता। महंगाई जान से मार रही है, उनकी अर्थव्यवस्था नष्ट होगी सारे यूरोप की। अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसी सूरत में इनके साथ खड़ा कौन होगा? अब ट्रंप आए हैं, ट्रंप तो नाटो से ही बाहर करने की धमकियां देते हैं, जो सबसे पुराना उनका अलायंस है, जो एक तरीके से सिक्योरिटी का अलायंस है। तो कुल मिलाकर के ये बख्शेंगे किसको? सवाल तो ये आएगा ना तो अपन देखिए, आज की तारीख में दुनिया 2 पक्षों में खड़ी दिखाई देती है। रशिया की तो ताकत आपको पता है रही नहीं, और खासतौर पर यूक्रेन के बाद तो और ज्यादा एक्सपोज हो गया वो। उसकी वीकनेसेस, उसकी फॉल्ट लाइंस, उसकी कमजोरियां, सारी चीजें साबित हो गई, सैन्य वीकनेस भी। अब चाइना के लिए बहुत बड़ा मौका है, तो उनको बहुत हैंडल विद केयर करने की स्थिति थी। बाइडेन उसकी कुछ भूमिका बना के गए थे कि उनको एआई चिप्स के ऊपर बैन लगा दिया, तमाम तरह की चीजें की गई। उसको उस रूप में स्ट्रेटेजिक वो करने की बजाय जुबानी जमा खर्च से आपकी धमकी कौन लेगा भाई? और क्यों लेगा? वो सॉवरन कंट्री है। पहली ही बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री का औकात दिखा दी, ठीक। और उन्होंने इनकी हर धमकी का इलाज पहले से कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि ये अगर टैरिफ बढ़ाते हैं चाइना के ऊपर, आपने बिल्कुल सही कहा, बर्बाद कौन होगा? अमेरिका की जनता। महंगाई कहां बढ़ेगी? अमेरिका में बढ़ेगी, हिंदुस्तान में तो बढ़ेगी नहीं उससे, ठीक। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अमेरिका की जनता क्या होगा? जो मागा मागा आप कर रहे हो, वही मागा मागा फिर चिल्लाएंगे नहीं, जो हिंदुस्तान में 500 रुपए लीटर वाले चीखते अकेले में बैठ के रोते। तो ये सारी चीजें, पोस्चरिंग कुछ और होती है आशीष भाई, रियलिटी कुछ और होती है। जब खुद पर पड़ेगी महंगाई की मार। आप मुझे ये बताइए, अमेरिका दुनिया का, चाइना 1/3 जो टोटल माल प्रोड्यूस होता है, 1/3 अकेले चाइना में प्रोड्यूस होता है। उसके माल के बिना अमेरिका सर्वाइव कर सकता है क्या? क्या पूरे 4 साल भी ट्रंप लग करके प्रोडक्शन में अपने देश को आत्मनिर्भर कर लेंगे डे टू डे की चीजों में? ना पॉसिबल नहीं। इस संभव मामले में नहीं, चाइना के सामने खड़ा होना मुश्किल है। संभव नहीं। पूरी दुनिया की प्रोडक्शन फैक्ट्री चाइना है, उससे आपने पंगा ले लिया पहली बातचीत में, फोन पे ही बातचीत में पंगा ले लिया, धमकियों पे उतरा है। रशिया के साथ आपकी पारंपरिक वो है, कनाडा को आपने पहले नाराज कर लिया, यूरोप सारा आपसे तरस है। तो अमेरिका के साथ खड़ा कौन होगा? आप अपनी चौधर को लेके घूमते रहिए। उस स्थिति में मुझे लगता है कि ट्रंप अमेरिका को बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं, अपनी हवाबाजी और फुकरापंती के चक्कर में। वरना एक जो राष्ट्राध्यक्ष का काम होता है ना, और जो जितना बड़े देश का राष्ट्रपति, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, न केवल अपने देश के प्रति बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति, कि भाई सबको एक मान सम्मान की दृष्टि से और सारा। वो तो जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हालांकि उनका कैरेक्टर पहले भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार तो इतनी जल्दी में है कि 4 साल का काम मैं 4 दिन में ही निपटा लूं, और वो भी बहुत ही एब्रप्ट तरीके से, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि केयरलेस तरीका कह लीजिए आप, या उसके लिए कोई और उचित शब्द हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के एक जिम्मेदार राष्ट्राध्यक्ष का लक्षण नहीं है। उनके परिवार, उनका जो साथी है, जो एलन मस्क टाइप के लोग, ये पूरी दुनिया की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों और इनके मंशा क्या है। लेकिन एक चीज तय है, इसका नुकसान आप ये मत सोचिए कि अकेली दुनिया को होगा, इसका पहला नुकसान अमेरिका को होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। क्या तीसरा विश्व युद्ध जैसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसे ही मन में आया, पूछ लिया। आशीष भाई देखिए, वो तो बहुत दूर की कड़ी है, लेकिन एक चीज हमने उस दिन भी आपको जाहिर होगा चर्चा की थी, ये जो भाषा, भाव भंगिमाएं और धमकियां जो है, इसको विश्व युद्ध, युद्ध केवल सैन्य युद्ध ही नहीं होता, युद्ध कई तरह के होते हैं। मुझे लगता है ये दुनिया को
आर्थिक युद्ध की तरफ खींच रहे हैं। आर्थिक युद्ध वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सारे देशों की इकोनॉमी पहले से ही वीक है। कोविड के बाद आपको ध्यान होगा, जिस तरीके के पूरी दुनिया में लॉकडाउन चले और चले, सब जगह प्रोडक्शन आज भी उस लेवल पर नहीं आया है। बहुत सारे देश आज भी पिछड़ रहे हैं। बहुत सारा नुकसान हुआ है कोविड के कारण। और उसमें अगर इस तरह की टेरिफबाजी और इस तरह की चीजें होंगी तो दुनिया मतलब एक आर्थिक युद्ध के मुहाने पर मुझे जरूर खड़ी दिखाई देती है। सामरिक युद्ध की उस तरह की गुंजाइश नहीं है, अनलेस एंड अनटिल चाइना इनको औकात दिखाने के लिए ताइवान की तरफ हमला कर दे या कोई इस तरह की चीज हो जाए, तब थोड़ा सा ये कहना मुश्किल होगा। आज की तारीख में विश्व युद्ध की बजाय इसको आर्थिक महायुद्ध कहना ज्यादा मुझे लगता है कि उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इस आर्थिक युद्ध में, आखिरी सवाल, इस आर्थिक युद्ध में कहां पर हम खड़े हैं? विश्वगुरु जी कहां पर खड़े हैं? विश्व युद्ध को तो, अपने विश्व गुरु को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उन्होंने तो उनको पास बनवा के दे दिया जयशंकर साहब को, वो हर महीने अमेरिका पहुंच जाते, देखा आपने लगातार हर महीने अमेरिका में। हालांकि उनका परिवार वही रहता है अमेरिका में, पता होगा आपको, उनकी धर्मपत्नी जापानी है, उनका परिवार अमेरिका में रहता है। लेकिन विदेश मंत्री बहुत सारे क्रूशियल मौकों पे जब यहाँ होना चाहिए वो अमेरिका में पाए जाते हैं। तो बड़ा साफ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। अमेरिकन विदेश मंत्री से मुलाकात को भी एक अचीवमेंट के तौर पर वो दिखा रहे थे, जबकि एक सामान्य प्रोटोकॉल है। ये इनॉग्रेशन में गए हुए थे, क्वाड की मीटिंग बुला ली गई, उसमें शामिल हुए, उसके बाद वन मीटिंग कोई बहुत महान चीज नहीं है। और उसमें अमेरिका में बैठ करके ये जो इनको कहना था कि अगर अमेरिका हमारे अवैध प्रवासियों को भेजता है तो वी आर रेडी टू टेक देम। अरे भले आदमी ये बात हिंदुस्तान में आके कह लेते, आप वहां किसको खुश कर रहे हो? यहाँ तो जो मोदी जी के भक्त हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी लाल आंख दिखाएंगे। और हालत ये है, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, आपको ध्यान गया होगा, अमेरिका के ट्रंप ने जो किया है सारा कारनामा, पूरी दुनिया के आपको पता है 2 देशों को छोड़ के आर्थिक मदद बंद कर दी, इजिप्ट को और इसराइल को छोड़ के सबकी बंद कर दी, सबकी। उन्होंने बांग्लादेश की भी कर दी। और बांग्लादेश जब से ये सिस्टम बदला है, यूनुस आए हैं, हिंदुस्तान के साथ क्या कर रहा है आपको पता ही है। इवन हमारी जो बीएसएफ बाढ़ लगा रही थी वो भी रुकवा दी। उसके बावजूद आप आज तक हिंदुस्तान ने ना तो उसको बांग्लादेश को लाल आंख दिखाई, ना उनकी एड बंद की। वो आपको रोज लाल आंख दिखाते हैं, वो आपकी बाड़बंदी भी बंद करवा देते हैं, और आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे, आप उनके खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे ऊंचे। कल भी आपके फॉरेन सेक्रेटरी वहां बांग्लादेश में थे, जबकि गणतंत्र दिवस पे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है विश्व गुरु कंफ्यूज्ड है कंप्लीटली, इसीलिए वो फ्रांस जा रहे हैं। और फ्रांस जाने के बाद हो सकता है ट्रंप, जो माय फ्रेंड डोनाल्ड से उनकी कोई वहां मुलाकात हो और कुछ रीअप्रोचमेंट हो, जो भी भाषा आपस में रहेगी उनकी। क्योंकि असली बीमारी कहीं और है। असली बीमारी वही है कि ट्रंप पिछले साल इनसे मिलना चाहते थे जब ये यूएनजीए में गए थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और इन्होंने ये मिले नहीं थे उनसे, और वो व्यक्ति भूलता नहीं। तो अब वो चीजें किस दिशा में बढ़ती हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री अभी जो जाएंगे फ्रांस में, उसके पीछे सारा मामला वही। एआई की कॉन्फ्रेंस है, हालांकि वो कोई इतनी बड़ी जरूरी बात भी नहीं है, इंटरनेशनल कोई डिप्लोमेटिक फोरम भी नहीं है कि भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट या कुछ इस तरह की चीज हो, एक एआई की वो है कॉन्फ्रेंस है। लेकिन मोदी वहां जा रहे हैं, वहां ट्रंप का भी आना है, तो हो सकता है इनकी मुलाकात का कोई जुगाड़ वहां किया जाए। उस जुगाड़ के बाद जो बॉडी लैंग्वेज निकल के आएगी वो दिशा तय करेगी कि विश्व गुरु के आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल। और कुल मिला के इस कहानी में जब बांग्लादेश की आखिर में चर्चा की हेमंत जी ने, बांग्लादेश कल से मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, उसमें सबसे बड़ी हेडलाइन थी, बांग्लादेश को जो है एड जो देता है वो बंद कर दिया अमेरिका ने। यानी अब बांग्लादेश भूखे मरेगा, अब उसको औकात समझ में आएगी। मैं इसके पीछे भी, मैं विदेश मामलों का बहुत जानकार नहीं हूं, हम लोग कहें सामान्य पत्रकार हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही है। इसमें भी निजी तौर पर मैं सोचता हूं कि भारत के लिए गलत किया है अमेरिका ने। बांग्लादेश को अगर अमेरिकन एड बंद होता है तो चाइना का रास्ता खुलता है। जिस देश में किसी और देश का सहयोग बंद होता है, तत्काल चाइना वहां हाथ बढ़ा देता है। इस वक्त बांग्लादेश वैसे ही चीन के करीब जा रहा है। अमेरिका ने एक अच्छा मौका प्रदान किया है, अच्छा मौका दिया है बांग्लादेश को, जब बांग्लादेश और चीन इन दोनों के संबंध ज्यादा घनिष्ठ हो जाए। तो इनडायरेक्टली मैं इसमें देखता हूं कि ट्रंप साहब ने भारत के लिए मुश्किल बढ़ाई है। वो जो आर्थिक सहयोग बंद किया वो भारत के लिए, क्योंकि ऐसे मौके चाइना विश्व में जिसे कहते हैं लोग आर्थिक अनुदान मदद, उसी के दम पर जो चाइनीज विस्तार हुआ 70 के दशक के बाद, बंद इकोनॉमी खुली,
उसी के बूते पर आज भारत के, खासकर भारत के पड़ोस में, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, ये सब चीन के आर्थिक प्रभुत्व का एक नमूना है। चीन ने जैसे उन सबको अपने अपने आर्थिक सिकंजे में कसा। अब बांग्लादेश भी बगल में था, मौका वहां पर भी चीन के लिए बन चुका है, संबंध पहले से ही सुधर रहे थे। ऐसे में इधर सन्नाटा है क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। इस दौर में जब पूरे दुनिया में कोलाहल है, पूरी दुनिया में कोलाहल, भारत में सन्नाटा है क्योंकि कोलाहल में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं। अपने देश को ही संबोधित कर दो कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, हमारा ये स्टैंड है। अपना स्टैंड भी बताने की, स्टैंड बताए कैसे, स्टैंड भी बताना मुनासिब नहीं समझ रहे, गैर जरूरी है। महाकुंभ है, डुबकी लगाइए बाकी उसी के भरोसे, अब उसी के भरोसे है भारत, वही माँ गंगा में डुबकी लगाओ, उसी भरोसे है। क्योंकि जो साहब बैठे हैं, साहब के पास अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, कुछ नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कोई इधर से कुछ बोल के जाए, उधर से बोल के जाए, चुप रहो। यहाँ पे भाइयों और बहनों कह के फिर बाद में ताली बजवा लेंगे भाइयों और बहनों, और फिर मीडिया चलाएगा कि कैसे रुका विश्व युद्ध या फला यूक्रेन और रसिया का युद्ध। यहां से मोदी ने फोन पर ट्रंप को बोला, ट्रंप ने कहा कि माय फ्रेंड नरेंद्र, आपका आदेश है, बंद करवा देते हैं। खैर ये सब आगे बहुत सारी नैरेटिव्स ऐसे बनाए जाएंगे, फर्जीवाड़े आप लोग सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, कुछ लोग तालियां बजाएंगे। इजाजत दीजिए, कल शाम फिर मिलेंगे हेमंत जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।